सो हेलो एस्पिरेंट्स। सो अभी यूपीएसआई के लिए मैंने एक दो इलेबोरेट क्लासेस चलाई थी जिसमें थियरी बताई थी भारत का संवैधानिक विकास। अब मैं सोच रहा हूँ कि डिटेल में कुछ और वीडियोस बनाऊँ। और अब ये जैसे कि ये वाईसीटी यूथ कंपटीशन टाइम की पीडीएफ है और ये मैंने परचेज़ किया था। ये किताब भी है मेरे पास, आप भी इस किताब के साथ जा सकते हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम अब डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और ये समझेंगे किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो हम पाते हैं, मैंने जो ऑब्जर्व किया कि एसएससी हो चाहे यूपीएसआई हो चाहे यूपीपीएससी हो, उनमें पूछे जाने वाले प्रश्नों के नेचर में, उनकी प्रकृति में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है मित्रों, तो अब सामान्य जानकारी पे हमने अभी तक साइंस का बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट कर रखा है। और ये आपका सामान्य जानकारी संविधान और मूल विधि के लिए अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर है, ठीक है ना। तो इसकी विषय सामग्री आप देख सकते हैं कि सामान्य विज्ञान हमने कर रखा है डिटेल में काफ़ी। सामान्य विज्ञान हमने काफ़ी डिटेल में कर रखा है और इसको फिर से अभी इसमें थोड़ा बहुत बायो में पोर्शन बचा है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये पूरा जीएस का पोर्शन मैं कराऊंगा, उतने ही डिटेल में करवाऊंगा। वीडियो क्वालिटी का थोड़ा कंसर्न आ रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा पेशेंस बनाइए। मैं भी अभी इसमें जेजू नो न्यू हॉर्न हूँ, अभी मुझे इतना वीडियो मेकिंग का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो वीडियो की क्वालिटी ज़रूर मैं इंप्रूव करूँगा, थोड़ा सा पेशेंस बना के आप मेरे साथ बने रहिए। लेकिन क्वालिटी कंटेंट मैं आपको 1 नंबर दूंगा, ठीक है। भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, चलिए अब इसको हम इसके पीछे पढ़ते हैं और इसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये पोर्शन जो है सामान्य विज्ञान तो अथाह है और मूल विधि जो है सबके लिए नई है। लेकिन संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में मेरे सभी एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स जो हैं, सभी मित्र जो हैं, वो इस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर जानते हैं और इसको समझना बहुत आसान होता है। तो इस वजह से मैं इस टॉपिक पे आता हूँ। ये नहीं कारण है कि मुझे ये आता है बहुत अच्छे से, तो इस वजह से मुझे आता है, सब कुछ है थोड़ा बहुत। लेकिन ये टॉपिक क्या है, इसका कंटेंट कम है, इसमें फैक्ट कम है, इसमें समझना ज़्यादा है और इससे आपका ढेर सारा पोर्शन कवर होता है। और ये सभी जो मूल विधि है, मूल विधि का ये एक तरह से पिता है। मूल विधि को इसके साथ कंप्लाई करना है, भारतीय संविधान के साथ, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। भारत का संवैधानिक विकास मैंने बहुत डिटेल में 2-3 वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर रखा है। और संविधान क्या होता है, वो वीडियोज़ में थोड़ा सा ब्लर का इशू आ रहा है बीच बीच में। तो अगर आप वो कहेंगे तो मैं उसको फिर से वो वीडियो अपलोड कर लूँगा। लेकिन आपको सीखना है तो थोड़ा सा उसके साथ पेशेंस बनाइए। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में ब्लर का कंसर्न ना आए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें देखिए, इसमें भी ब्लर का इशू आ रहा था। तो ये ब्लर का कंसर्न तो है ही फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूँगा ये ब्लर का कंसर्न ना रहे, ठीक है। तो भारत का संवैधानिक विकास एवं संविधान है, तो उद्देशिका है, फिर नागरिकता है, मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है ना। जैसे ही इधर थोड़ा सा भी होता है ये बार बार ब्लर होने लगता है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अब ब्लर का मैं ध्यान रखूँगा, मैं चेक करता रहूँगा कि ये ब्लर ना हो, क्योंकि मैं अकेले ही कंटेंट बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। काफ़ी मेहनत का कार्य है, थोड़ा अप्रिशिएट करिएगा इसको, ठीक है। अब यहाँ पे भाग बी पे हम आ रहे हैं और 249 नंबर पेज पे है, ठीक है, 249 पेज। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है, इन्हीं को हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। अभी ये जीएस ही चल रहा है पोर्शन। यहाँ ये सब संविधान का पोर्शन आ गया है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप पेशेंस बना के लगे रहिए। अब मैं आपको, भले मैं नहीं दिखूंगा लेकिन आपको कंटेंट क्वालिटी दिखेगा। और जहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, देखिए मैं मोबाइल पे भी इनको कर सकता था सारा एक्सप्लेनेशन, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है, आपको समझने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 1 देखते हैं कि भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार पेश किया था सबसे पहले किसके, एम एन रॉय ने किया था, ठीक है ना। एम एन रॉय ने सबसे पहले भारत के लिए संविधान सभा के लिए एक विचार पेश किया था। यही कुछ क्वेश्चन बच रहे थे जो मैंने आपको संवैधानिक विकास में बताया है। और फिर बाद में कांग्रेस ने भी किया, स्वराज पार्टी ने एक पार्टी के रूप में सबसे पहले एक संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो व्यक्तिगत तौर पे एम एन रॉय ने और एक क्या बोलते हैं, एक राजनीतिक वर्ग के रूप में सबसे पहले स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की परिकल्पना की थी। संविधान सभा के द्वारा संविधान के निर्माण की परिकल्पना की थी, ठीक है ना। तो एम एन रॉय ने 1934 में पहली बार संविधान सभा का विचार किया। फिर 1934 में स्वराज सभा का गठन होता है आचार्य नरेंद्र देव और उनके सहयोगियों द्वारा।
राम मनोहर अच्छा वो लोग तो उन लोग का समाजवादी पार्टी रहता है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। तो ये यहाँ पे इन्होंने स्वराज पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा की के लिए संस्थानिक रूप से प्रयास किया था, और कांग्रेस ने भी 1934 में प्रयास किया था। फिर देखिए 1895 बोल रहा बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग की थी। फिर 1938 में नेहरू ने पहली बार वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के निर्माण का कैबिनेट मिशन की योजना के तहत 3 सदस्य सहित भारत आया था, ठीक है ना। तो फिर भारत में संविधान सभा का ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेहरू जी ने भी क्या किया था, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की बात कही थी। और भारतीय संविधान सभा का निर्माण जो है, संविधान सभा का निर्माण किसके आधार पर होता है, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। तो फ्रेंड्स मैं बार बार मोबाइल में चेक कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कैमरा नहीं है, तो इस वजह से मुझे बार बार चेक करना पड़ा कि ब्लर नहीं हो रहा है। अब मैं कोशिश करूँगा ब्लर ना हो ये और ग्लेयर ना आए। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा आपका संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन के जो 3 मुख्य सदस्य थे उनके नाम आप याद रखिएगा, पैथिक लॉरेंज, और 2 अन्य सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, जिनके नाम पर क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, और AB अलेक्जेंडर, ठीक है ना। इन 3 सदस्यों का आपको नाम याद रखना है, ठीक है। संविधान सभा के गठन का कार्य कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम क्या है? मोनार्की संविधान का दूसरा स्वरूप निम्नलिखित में कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो नहीं ध्यान देना, ये प्रश्न बहुत ध्यान देना है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ये टर्म आपको बीच में हमेशा नहीं, ये जल्दीबाजी में आप लोग नहीं को छोड़ के है मार के चले आते हैं, ठीक है। तो संसदीय स्वरूप नहीं है, तो मोनार्किकल पक्का संसदीय स्वरूप तो नहीं होता है, ठीक है ना। भले ही ब्रिटेन की पार्लियामेंट संसदीय सरकार है वहाँ पे और मोनार्किकल शासन भी है, लेकिन ये संसदीय स्वरूप नहीं होता है। फिर वेस्टमिंस्टर मॉडल, ये संसदीय स्वरूप पे एक मॉडल है पुराना, और कैबिनेट मंत्रालय होता है, ठीक है ना, मंत्रिमंडल होता है। और ब्रिटेन की संसद में तो एक शैडो कैबिनेट भी होता है जो कि भारतीय संसद में नहीं है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है। संसद क्या है? संसद जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करने का एक मंच। तो ये क्या है? संसद जो है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करने का एक मंच है। प्रश्न संख्या 2 हो गया। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? किस वर्ष में भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया? तो 1-2 साल लगते हैं, आपको उस समय बताया था 1937 में स्टैब्लिश हुआ था ना। ये बात मैंने आपको बताई थी जब मैं वो PDF पढ़ा रहा था। ये सब UPSI में आए हुए प्रश्न है। संवैधानिक विकास मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, थोड़ा वीडियो में ग्लेयर का इशू आएगा, बाकी कंटेंट एक नंबर है, उसको आप अगर देखेंगे तो कभी आपका कोई प्रश्न नहीं फंसेगा। प्रश्न संख्या 4 क्या है? भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की परिकल्पना की गई है? तो ठीक है ना, अवशिष्ट शक्तियां क्या है? एक संघीय संरचना को दिखाता है, ठीक है ना। जैसे 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है गवर्नर को अवशिष्ट शक्तियां देता था, और कनाडा में ऐसा प्रावधान था कि अवशिष्ट शक्तियां जो है संघ के पास यानी कि यूनियन के पास होगा। तो ये कनाडा से प्रेरित है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना एक क्या है कि संघीय मॉडल है, यूनियन मॉडल है। तो संघीय व्यवस्था के सारे प्रावधान जैसे राज्यपाल को अपॉइंट करना, ठीक है ना, राज्यपाल को अपॉइंट करना, और क्या बोलते हैं केंद्र द्वारा राज्य के विषयों पे नियम बना पाना, ये सारा क्या है? संघीय जो है यूनियन का एक वो है। कनाडा की यूनियन मॉडल से सब प्रेरित है ये सारी बातें, ठीक है ना। जैसे US का भी यूनियन मॉडल है, लेकिन US के यूनियन मॉडल में क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो यूनियन मॉडल में ये कंसर्न है कि वहाँ के जो राज्य हैं, जो वहाँ के स्टेट्स हैं, उनके पास काफ़ी अच्छी खासी शक्तियाँ हैं, ठीक है ना, विधि निर्माण की और स्वायत्तता की काफ़ी एलोबरेट शक्तियाँ हैं। जबकि भारतीय संसदीय व्यवस्था और भारतीय जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा की तरह है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि किस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको बताया था 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसमें 2-4 बातें क्या थी कि प्रांतों में द्वैध शासन लगता है, और द्विसदनीय विधायिका का द्विसदनीय विधान परिषद का गठन होता है, ठीक है ना। तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा? ये वाला, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां के बाद 6वां प्रश्न देखिए।
किसके मामलों में एक समतावादी सामाजिक संरचना की व्यवस्था की स्थापना में संविधान की मूल संरचना को माना गया, ठीक है ना। तो समतावादी सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए कौन सा इसमें से 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। तो सुनील बत्रा, मेनका गांधी और नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत राज्य और ये क्या है, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ठीक है ना। तो समतावादी सामाजिक व्यवस्था स्थापना के लिए भारतीय संविधान की मूल संरचना, संविधान की मूल समतावादी सामाजिक व्यवस्था, टर्म ध्यान दीजिएगा। मूल संरचना आपको मैं बेसिक स्ट्रक्चर पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो समतावादी सामाजिक व्यवस्था आपका समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में। समता एक एनजीओ है जो समतावादी समाज की स्थापना के लिए डेडिकेटेड है। तो आसान है, समता से समता बन गया, ठीक है ना। समतावादी सामाजिक व्यवस्था को इन्होंने क्या माना है, बेसिक स्ट्रक्चर माना है। और बेसिक स्ट्रक्चर का जो उद्भव होता है, सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर जो टर्म आता है वो किससे आता है, केशवानंद भारतीवाद 1973, ठीक है ना। केशवानंद भारतीवाद। ये पूछे कि मूल संरचना कहाँ से है, तो केशवानंद भारती। भारती बनाम केरल राज्य में 23वें 24वें 25वें संविधान संशोधन को प्रश्नगत करके 1973 में ये मूल संरचना प्रतिपादित हुई। और मूल संरचना का भाग माना गया समतावादी सामाजिक व्यवस्था को कौन से राज्य में, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। देखिए मित्रों, मैं बहुत ही डिटेल में ये सारी थियोरी पढ़ाऊंगा, थोड़ा धैर्य बना के आप इन चीज़ों को सुनते चलिए, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से सब चीज़ें समझ में आएगी जब ये चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो घबराइए मत, सुनते जाइए आप फिलहाल। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न संख्या कौन सा है, 5वां 6वां 7वां, ठीक है ना। भारत परिषद अधिनियम 1909 को किस रूप में जाना जाता है, तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम में जाना जाता है। 7वां प्रश्न 1907 का मार्ले मिंटो सुधार, सब किया है हमने, पहले ही कर रखा। 7वां के बाद 8वां प्रश्न देखिए, भारत संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कहाँ से आए, कनाडा के संविधान से, ठीक है ना। सारे जो संघीय व्यवस्थाएं, जो संघीय, जो हमारे क्या बोलते हैं, जितने भी संघीय प्रावधान है वो कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद भी जिनको स्लो लगी स्पीड वो 1.5 2x पे यूट्यूब पे बढ़ा लेंगे। संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका हम सपना देखा था, जिनका सपना देखा था, ठीक है ना। तो प्रस्तावना की प्रशंसा कर रहे हैं तो B.R. अम्बेडकर हैं और N. गोपाल स्वामी अयंगर हैं, के मुंशी हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी है, ठीक है ना। अल्लादी कृष्ण स्वामी है। ये आपके संविधान की जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति के एक सदस्य भी होते हैं, ठीक है ना। ये जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और ये अयंगर और अय्यर, ये दोनों लोग प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में रहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब होती है। नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक होती है 9 दिसंबर 1946, ठीक है ना। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। फिर सच्चिदानंद सिन्हा को आपका प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है संविधान सभा का। फिर उसके बाद दूसरी तीसरी बैठकों में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी स्पीकर बनाया जाता है, स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है संविधान सभा का, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष के पद किस प्रावधान के तहत सृजित किए गए हैं, ठीक है ना। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का ऑप्शन कौन कौन से, भारत शासन अधिनियम 1919, 1935, 1947, ठीक है ना। तो प्रोबेबली द्विसदनीय व्यवस्था 1935, 1919 का भारत शासन अधिनियम, और स्पीकर उपाध्यक्ष और द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है ना। तो ये 1919 के, ये मुझे लग रहा है ये 11वें का सी वाला है, ठीक है ना। 1919 के भारत शासन अधिनियम। मित्रों मैंने इसका उत्तर देखा नहीं है, ठीक है, एक दो उत्तर आगे पीछे गलत हो जाएगा। तो 1919 ही मुझे लग रहा था, 1919 ही है। और ये लोग सी वाला आंसर है इसका, ठीक है ना, 11वें प्रश्न का, कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, जिसको हम आप लोग मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म सुधार के नाम से भी जानते हैं, तो उसी में से ये प्रावधान लिए गए। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, सबको पता है, 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया, ठीक है ना।
तो अपनाया, लागू कब हुआ, सॉरी लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, अपनाया गया था 26 जनवरी 1949 को, ठीक है ना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समतावाद समाजवादी पंथ निष्पेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ऐसा जब पूरा वो लाइन पढ़ेंगे प्रस्तावना का तो उसमें लिखा है कि आज 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को अपनाते हैं। और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू हुआ था। 12वां प्रश्न हो गया, ठीक है ना। 13वां प्रश्न देखिए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में 282 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं थी, कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी, ठीक है। ये सारी बातें अभी लूसेंट आपको जब पढ़ाऊंगा, लूसेंट पढ़ाऊंगा या फिर जब घटना चक्र आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ये सारी बातें मिलेंगी, ठीक है ना। भारत का मूल रूप संविधान किसके हाथ से लिखा गया। देखिए मित्रों, सब लोग अपने कंटेंट को पढ़ाते हैं, उन लोगों को रहता है कि भाई हमारा क्या होना चाहिए, न्यू कंटेंट होना चाहिए, अलग होना चाहिए। देखिए मित्रों, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बड़ा आपका रिसोर्स है। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से लगाने, उससे आपको एक कलेवर मिलेगा, आपको एक समझ विकसित होगी कि किस प्रकार के प्रश्न बढ़ आते हैं, मिलते हैं, तो आपको फिर पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। तो अभी फिलहाल प्रश्नों को देख लीजिए, मैं डिटेल में इन सारे कॉन्सेप्ट को सारे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा लिखा गया था, तो प्रेम बिहारी नारायण राजयादा नाम के द्वारा इन्होंने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण राजयादा ने, ठीक है ना। लिखित हाथ से लिखा हुआ संविधान जो इनके रूप से मूल रूप में लिखा गया था। फिर संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनको कालक्रम के रूप में उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ था। कब हुआ था, 29 जुलाई को, 29 जुलाई 1947। राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ था। राष्ट्रध्वज तो पहले ही हो गया था, संविधान सभा के बनने से पहले ही, ठीक है ना। तो ये था, मुझे लग रहा है 22 जुलाई 1947, ठीक है। संविधान सभा नहीं, भारत की आज़ादी से पहले 22 जुलाई 1947, ठीक है ना। अच्छा, ये अंगीकृत होने का मतलब ये हिंदी में जो है, ये इस दिन यहाँ पे ये 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत हुआ। उद्देश्य संकल्प, ठीक है, वो पारित कब हुआ था, वो इस डेट को हुआ था, ठीक है ना। तो इसके लिए थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले उद्देश्य संकल्प 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत होता है। राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत होता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन क्या है, संविधान सभा पारित और स्वीकृत हुआ था आपका 26 जनवरी 1947 को पारित और स्वीकृत हुआ था, ठीक है ना। पारित तो पूरी तरीके से, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में माना जाता है 24 जनवरी 1950 के रूप में। तो ये ऑप्शन इन्होंने माना है, डी का लास्ट में है, सी को भी लास्ट में कर सकते हैं, ठीक है। तो डी लास्ट में है, ठीक है ना। तो इन्होंने जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में माना है, ये डी वाला ऑप्शन। तो इसको इस क्रम में आप लगा लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये डेट्स आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्रम ही पूछता है, ठीक है, क्रम ही पूछता है, डेट्स नहीं पूछता है। भारत के डेट्स भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो आप इनका ध्यान रखिएगा कि उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ था 22 जनवरी 1947 को, और राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ था, और बी से शुरू होता है, बी डी सी ए तो लास्ट में आएगा नहीं कभी भी, ठीक है ना। और सी पारित तो ये सी भी नहीं पहले आएगा। इन सब में जो सबसे पहले हुआ था वो ए ही है सबसे पहले, ठीक है ना। ए के बाद बी आएगा कि डी आएगा। सबसे पहले संविधान सभा का जो है उद्देश्य संकल्प आपका अंगीकृत हुआ था। अब बी और डी देख लीजिए। तो राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ था पहले कि जनगण मन आया था, तो पहले राष्ट्रध्वज हुआ था। तो ए के बाद बी आना चाहिए, ठीक है। ए बी सी डी यही इसका एकदम सही सीक्वेंस है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान को 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित करके संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया। इस संविधान सभा को तैयार करने के लिए कितनी समितियां थी, ठीक है ना। तो अब इसमें बोल रहा है कि 23 समितियां थी, जिसमें 19 बड़ी समितियां थी और 19 छोटी समितियां थी और 8 बड़ी समितियां थी, ठीक है ना। तो ऐसा ही है। अगला प्रश्न देखते हैं।
9 दिसंबर 1947 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई। से अब क्या कहा जाता है, इसे बोला जाता है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, ठीक है ना, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक जब होती है तो उस समय सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोटेम स्पीकर, ठीक है ना, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। फिर दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। फिर तीसरी बैठक में फिर नेहरू जी जो है वो आपका उद्देश्य प्रस्ताव आपको जो देते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखते हैं, सम्मुख रखते हैं, जो बाद में प्रस्तावना के वाक्य बनते हैं, ठीक है ना। 18 प्रश्न संख्या 18 किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम ने तब तक के लिए कि जब तक भारतीय संविधान लागू न हो जाए तब तक के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल और प्रदेश के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था, ठीक है ना। संविधान सभा ने तो ये दर्जा वापस ले लिया था, ऑप्शन बी में। निदेशक सिद्धांत ऐसा नहीं, भारत शासन अधिनियम इसमें नहीं। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भी हुआ था, उस दिन तो लागू ही हो गया था। और अंतिम सत्र क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949। तो डी वाला ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, उस दिन भी एक सेशन होता है, 11वां सेशन, ठीक है। कितने सत्र होते हैं आयोजित? कुल 11 सत्र होते हैं, ठीक है ना। तो उस दिन 24 जनवरी 1950 को भी कुछ प्रावधानों को लागू किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? यह दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, बिल्कुल सही बात है। 20वां प्रश्न का ए बिल्कुल सही है। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो बी तो हटा दीजिए। तो अब ए होगा। सी देखिए, संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है। यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं प्रदान करता। ये गलत बात है। 20वां प्रश्न का सी बात जो है, जो संविधान है वो सबसे सर्वोच्च है। संविधान में संसद सर्वोच्च नहीं है। संसदीय सर्वोच्चता जो है ब्रिटिश संसद में है, ठीक है ना। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था, भारतीय संसदीय व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, ठीक है ना। इसी वजह से न्यायपालिकों की इतनी शक्तियां मिली है ना, न्यायिक समीक्षा वगैरह करने की। और इसी बात को जो मैं आपको बता रहा था ना कि संसदीय सर्वोच्चता संवैधानिक सर्वोच्चता क्या है? संवैधानिक सर्वोच्चता को बोलते हैं संविधान नैतिकता। प्रश्न आया ना, देखिए प्रश्न आया है संविधान नैतिकता पे। संविधान नैतिकता मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। पहली बार देश के प्रत्यक्ष, किसने सबसे पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति तथा कर के शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया। 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है ना, लेकिन उसमें प्रत्यक्ष चुनाव था कि परोक्ष चुनाव था? परोक्ष चुनाव था 1892 का। तो 1909 में प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है ना, उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव था। 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव था और भारत परिषद अधिनियम 1919 में प्रत्यक्ष चुनाव के प्रावधान थे, ठीक है ना। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। 1919 का भारत परिषद अधिनियम में बता रहा उत्तर। चलिए मैं इसको चेक कर लूँगा, लेकिन मुझे जहाँ तक है संभवतः यही था प्रावधान, इसी से आया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा ये चीज़ को मैं चेक कर लूँगा, फिर आपको बताऊँगा, ठीक है। 22 निम्नलिखित में कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? ठीक है ना। तो संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है, ऐसा नहीं है। संविधान सभा का केवल मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का कार्य नहीं था। उस समय के बारे में और भी डिटेल में जो है शासन व्यवस्था देखना और चीज़ें देखना, ये भी संविधान सभा का कार्य था। जब एक बार संविधान सभा अस्तित्व में आ जाता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है, ठीक है। तो जब एक बार संविधान सभा अस्तित्व में आ जाती है, संविधान सभा भंग कर दी जाती है। दूसरी बात सही है, ठीक है ना। तो ए और बी दोनों सही होना चाहिए। अब इन्होंने सी आंसर मान रखा है, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं अभी, इसका क्या एक्सप्लेनेशन होता है, डिटेल में आपको बता देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन संख्या 23 क्या बोल रहा है? भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था।
और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कितनी थी उस समय? चलिए ऑप्शन देखते हैं। 296, 389, 375, 292, ठीक है ना। तो इसमें बोल रहा है कि 16 मई 1946 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, ठीक है ना। ये कहाँ कहाँ से चुन के आए थे? यूपीपीएससी के मेंस में क्वेश्चन आया था संविधान सभा के गठन पे। तो जो गवर्नर के प्रांत थे और चीफ कमिश्नर के प्रांत थे और देसी रियासतों थे, उनके प्रतिनिधित्व से ये चुन के आए थे, ठीक है। 24 प्रश्न है, कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे और 1946 से 47 तक फिर संविधान सभा के अध्यक्ष बने और बाद में वो लोकसभा के अध्यक्ष बने? तो इसमें संविधान सभा के तो अध्यक्ष नहीं थे वो, जीवी मावलंकर, लेकिन विधानसभा के भी अध्यक्ष थे केंद्रीय विधानसभा के और बाद में लोकसभा के अध्यक्ष बनते। तो बी वाला है। देखिए प्रश्न में भी कुछ कुछ गलतियाँ हैं, जैसे इसमें सीमाएं हैं। देखिए जैसे मेरी गलती हो गई उसी तरह प्रश्न में भी कुछ गलती है कि संविधान सभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर जो है संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, संसद के अध्यक्ष बनते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं सीधे, ठीक है ना। तो बी वाला ऑप्शन सही मानेगा। अब ये प्रश्न को गलत मान के एकदम इसके ऊपर टूटे नहीं रहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के लागू होने से पहले भारत संविधान के मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? ठीक है ना। भारत का प्रशासन मूल रूप से 1935 के भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, GOI 1935 के अधीन चल रहा था, ठीक है ना। और यूपीपीटी में पूछा तो कौन सा एक्ट था? तो एक्ट सेक्शन नंबर 100, ठीक है ना, आर्टिकल 100 ऑफ भारत शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उस दौरान वो चल रहा था ना, जब भारत की स्वतंत्रता हो गई और जब संविधान लागू हुआ उसके बीच में कौन लागू था? भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, और उसकी धारा 100। भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? हाँ, पंचवर्षीय योजना ये रूस से लिया गया है, ठीक है ना। पंचवर्षीय योजना जो है रूसी क्रांति जब होती है 1916 में, तो उसके बाद 1920 के दशक में पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करते। मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य को इन्होंने मौलिक दायित्व दिया। मौलिक अधिकार जो है USA से लिए गए हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को किसके कलाकारों ने निखारा और सजाया था? ठीक है ना। तो शांति निकेतन के कलाकारों ने। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ठीक है ना। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 27 हो गया। प्रश्न संख्या 28 देखिए, निम्नलिखित कार्य में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया है? ठीक है, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन संविधान सभा ने किया, ठीक है। अभी पिछले प्रश्न में क्या था? अभी वो जो बोल रहा था कि संविधान सभा का काम केवल क्या था? संविधान का गठन करना। तो मैंने बताया नहीं, उस समय शासन के भी निर्णय ले रहे थे। जैसे अभी यहाँ आ गया ना कि राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन, ये संविधान का गठन करने का कार्य क्या है? क्या जो वो वाला प्रश्न था जो मैं चेक करके बता रहा था आपको, कौन सा प्रश्न था? देखिए मित्रों, ये वाला प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन सा संविधान सभा के बारे में सही नहीं है? संविधान का मसौदा तैयार करना संविधान सभा का एकमात्र कार्य है, ऐसा नहीं है। संविधान सभा का उन्होंने मसौदा तो तैयार किया ही किया और साथ साथ निर्णय भी लिए, जैसे राष्ट्रमंडल की सदस्यता का अनुमोदन करना, ठीक है ना। और साथ ही साथ जब ये संविधान अस्तित्व में आया तो संविधान सभा भंग हो गई। तो ये दोनों ही सही हैं, ये दोनों ही बातें सही हैं, ए और बी दोनों ही सही हैं, ठीक है ना।
अब यहाँ पे इन्होंने माना है कि केवल बी सही है, जबकि आप अभी अगले ही प्रश्न में देख रहे हैं कि और ये क्या कार्य कर रहा है। इस वाले प्रश्न में देख रहे हैं ना आप कि इन्होंने क्या किया, संविधान सभा ने एक तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता का अनुमोदन किया, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया। ये डेट पूछ लेता है। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत होता है और राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत होता है। और 24 जनवरी 1950 को ही आपका उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी 24 जनवरी 1950 को और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। ये भी एक डेट आपको ध्यान रखनी है, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पूछा नहीं गया, ठीक है। डेट से याद रखनी थी आपको, इसलिए बताया। अगला ऑप्शन क्या है, इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना। नहीं, जवाहरलाल नेहरू जो है प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कब चुने गए थे, ये 1952 में आम चुनाव होते हैं। 1952 में आपके आम चुनाव होते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आरपीए एक्ट, आपका जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, आरपीए एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 51 आपके पारित होते हैं। और इनके द्वारा जब लोकसभा के आम चुनाव और राज्यों का आम चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना जाता है, प्रथम प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय ध्वज को भी अंगीकृत किया था। तो इसमें ऑप्शन सी का कार्य उन्होंने संविधान सभा ने नहीं किया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि सीमा समझौता अधिनियम पारित होता है। ये 99वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है ना। 99th संविधान संशोधन द्वारा 99वां पॉसिबली शायद 100वां संविधान संशोधन है। 100वां संविधान संशोधन है। इसके द्वारा आपका भूमि के क्षेत्रों का अदला बदली होता है। कुछ जो है बांग्लादेश की जो भूमि है वो भारत में आ जाती है और भारत की कुछ भूमि जो है बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है ना मित्रों। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अंतर क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए कौन सी अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी, ठीक है ना। तो इसमें पहली अनुसूची में क्या है, राज्यों के क्षेत्र के बारे में है। तो राज्यों के क्षेत्रों को बदलने में, ये देखिए आ गया ना, यहाँ पे दिया है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें प्रथम अनुसूची में भारत संघ में राज्य और संघ राज्य जो होते हैं, राज्य और संघ शासित राज्यों का उल्लेख है। इनके अंदर जो अदला बदली होती है उसमें प्रथम अनुसूची से संशोधन करके इन जो भारत में क्षेत्र आए हैं उनको नागरिकता दी गई और भारत के जो क्षेत्र में नागरिक थे पहले, अब उनको बांग्लादेश का नागरिक घोषित किया गया, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत तेज भाग रहा हूँ, आपको कुछ हो सकता है बातें नहीं समझ में आ रही होंगी, लेकिन इनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जब मैं संविधान की पीडीएफ पढ़ाऊंगा। आप इसको पहले समझिए कि आपके प्रश्न कैसे बनते हैं, फिर जब मैं आपको संविधान की पीडीएफ एक्सप्लेन करूंगा पूरे आर्टिकल शुरू से अंत तक और कहाँ से कहाँ क्या कहानी आ रही, तब आप इस चीज़ को अप्रिशिएट कर पाएंगे, उस संविधान के पीडीएफ को भी अप्रिशिएट कर पाएंगे और कनेक्ट भी कर पाएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है ना। तो 30th प्रश्न क्या है, भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्यों को बनाने बदलने कानून सीमाओं और मौजूदा कानून के नाम में उपयुक्त कानून बना है। तो वो आर्टिकल, अब देखिए ये संप्रदाय संसद ऐसा नहीं है। जो दूसरा अनुच्छेद क्या बोलता है कि नए राज्यों का प्रवेश, और तीसरा अनुच्छेद क्या बोलता है, तीसरा अनुच्छेद बोलता है कि नए राज्यों की स्थापना। दूसरा अनुच्छेद क्या बोलता है, नए राज्यों का प्रवेश, और तीसरा अनुच्छेद क्या बोलता है, नए राज्यों की स्थापना। और अनुच्छेद इसमें से ये बोल रहा है कि नए राज्यों को बनाने, तो बनाना मतलब नए राज्यों की स्थापना की बात हो रही, तो अनुच्छेद 3 सही है। नए राज्यों का प्रवेश, जैसे कि सिक्किम राज्य का प्रवेश होता है भारत में, ठीक है ना, और गोवा राज्य का प्रवेश होता है 1960 के बाद, 1962 के बाद, ठीक है ना, और पुडुचेरी केंद्र शासित राज्य का प्रवेश होता है। तो ये सारे प्रावधान अनुच्छेद 2 से संबंधित है। आपको जब अनुसूची
पहली अनुसूची और पहला भाग पढ़ाऊंगा, तो ये सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा, कौन कौन से राज्य कब इस्टेब्लिश हुए वो भी बताऊंगा। नए राज्यों के गठन के बारे में वही अनुसूची 3, और नए राज्यों का प्रवेश कौन सा, सॉरी अनुच्छेद 3, और नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों की स्थापना अनुच्छेद 3, और राज्यों का प्रवेश भारतीय सीमा में जैसे सिक्किम राज्य, गोवा राज्य, पुडुचेरी राज्य, इनको हमने समाहित किया तो वो कौन से अनुच्छेद 2 से आते हैं, ठीक है ना। सारी बातें मैं जब संविधान पढ़ाएंगे आपको तब उसमें आएगा, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन समझिए, इन क्वेश्चन के आंसर याद रखिए, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। यूपीएसआई में भी, यूपीपीएससी में भी, एसएससी में भी। निम्नलिखित में किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है, तो पुडुचेरी और दिल्ली 2 ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा है, ठीक है ना। तो इसमें पुडुचेरी बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है, बी वाला इसका सही है। भारतीय संविधान में इस समय कुल कितनी अनुसूचियां, तो 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है ना, 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों में क्या क्या विषय हैं वो सारी बातें मैंने बताई थी कि अनुसूचियाँ किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है ना। फिर से बता देता हूँ, पहली अनुसूची राज्यों के विषय में, दूसरी अनुसूची उनके संसदीय पदाधिकारी के वेतन संबंधी से, तीसरी जो है शपथ से, संसदीय पदाधिकारियों के शपथ से, चौथी जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, पांचवी अनुसूची क्या है, क्या बोलते हैं, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, और छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सातवीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन, आठवीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित, नौवीं अनुसूची कुछ अधिनियमों को संसदीय न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा देता है, दसवीं अनुसूची जो है, दसवीं अनुसूची जो है वो दल बदल से विरुद्ध है, और 11वीं अनुसूची क्या है, 11वीं अनुसूची नगर ग्रामीण निकायों से, ग्रामीण स्वशासन से, और 12वीं जो है नगरीय स्वशासन से, ठीक है ना। ये सारी अनुसूचियां हो गई। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित अनुसूचियों में किसका सही मेल नहीं है। 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं को शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो 8वीं नहीं, 7वीं नहीं, सॉरी 8वीं अनुसूची ही है वो, ठीक है, ये सही बात है, ठीक है ना। तो हमको पूछना कौन सा गलत है। 7वीं में तो शक्तियों का विभाजन है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान है, ठीक है ना। तो कुछ अधिनियमों को न्यायिक समीक्षा से बचाता है, जैसे भूमि सुधार अधिनियम को, ठीक है ना। तो ये भी बात सही है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका की शक्ति और अधिकारों को बताता है, ये भी बात सही है, तो रह गया डी गलत। 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन नहीं। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान निहित है, ठीक है ना। 11वीं नहीं, ये 5वीं अनुसूची है, ठीक है ना। 5th, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के प्रावधान निहित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा में राज्य के लिए सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में, 4th अनुसूची, ठीक है ना, डी। 6वीं अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, ठीक है ना। 8वीं अनुसूची में इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। मूल रूप से जो संविधान था उसमें 8वीं अनुसूची में मात्र 14 भाषाएं थी, ठीक है ना। कौन कौन से संशोधन से जुड़े, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, संविधान पढ़ाऊंगा या घटना चक्र जब पढ़ाऊंगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी भाषा, देखिए जब मैं संविधान पढ़ाऊंगा तो उसमें प्रश्न कैसे बनते हैं उसके लिए मैं घटना चक्र बुक को मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी, यूपीपीएससी और काफ़ी इलेबोरेट है, तो उसको मैं रेफरेंस बुक के रूप में रखूंगा, ठीक है ना। या फिर क्वेश्चन लगाते हुए हम संविधान में चले जाएंगे, कौन सा प्रावधान संविधान से है, ठीक है ना। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है, ठीक है ना, तो कश्मीरी भाषा नहीं है, ठीक है। कश्मीरी, राजस्थानी, ये भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में नहीं है। 37 का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बाकी बोडो, कोंकणी, सिंधी सारी भाषाएं हैं, ठीक है ना। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, सबसे पहले सिंधी भाषा को समाहित किया जाता है 21वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है ना। फिर 71वें संविधान द्वारा कोंकणी, फिर 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है ना। और 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, ठीक है, ये 3 भाषाएं
मणिपुरी तो नहीं, कोंकणी नेपाली और एक और भाषा है, उसको बताऊंगा देख के आपको ना। 38वां, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लिखित है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची जो है भारत की पहली अनुसूची में, ठीक है, डी वाला। दूसरी अनुसूची में क्या है? राष्ट्राध्यक्षों के जो वेतन और भत्तों से संबंधित है, ठीक है। संसदीय जो पद है, संसद में जो पद और प्रावधान है, तो उनके वेतन और भत्तों से संबंधित है। और तीसरी अनुसूची में उनके शपथ का प्रतिज्ञान है, उनके शपथ का प्रतिरूप है। चौथी में राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। शपथ और अभिपुष्टि के रूप में भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची? तीसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया, ठीक है ना। तीसरी अनुसूची, शपथ और अभिपुष्टि, अभी बताया आप लोगों को, ठीक है। जब संविधान पहली बार अपनाया गया तो 395 अनुच्छेद थे, अभी भी 395 अनुच्छेद है। तब अनुसूचियां 8 थी, अब 12 अनुसूचियां। भाग तब 22 थे, अभी भी 22 भाग है। किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान में मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी, ठीक है ना। हस्तनिर्मित संविधान की गई थी, मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित, ठीक है ना। तो नंदलाल बोस, ठीक है ना, बिहार के मुंगेर के नंदलाल बोस ने नेहरू जी के आग्रह पे संविधान के मूल प्रति को अपने चित्रों से सजाया था, ठीक है ना। ठीक है, इसका जो इंग्लिश वर्जन होगा ना मित्रों प्रश्न का, वो ज़्यादा आपको डिटेल में दे पाएगा। अभी ये हिंदी वर्जन है, इसको आप ऐसे ही आपको कुछ क्वेश्चंस को इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। अभी इस वाले नोटिफिकेशन में भी कह रहा है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे चित्रों की बात आ गई है कि चित्रों से सजाया, इसलिए मैं भी नहीं समझ पा रहा था कि प्रश्न कहना क्या चाहते हो। वो है ना मीम, कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है, ठीक है ना। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों प्रश्न पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे, पहले अपने नॉलेज को इन्हांस कीजिए, ठीक है। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है, ठीक है। उसके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो को तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है, ठीक है, ऐसा नहीं है। संविधान में ये प्रावधान नहीं है, एक वैधानिक प्रावधान है, ठीक है ना। तो ए हटा दो, ये हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ठीक है। फिर क्या पढ़ा है? लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोपों में जुड़े सरकारी नौकर के तबादले और निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है। बी भी गलत हो गया, तो बी हटा दो। अभी बोल रहा है बी सी दोनों नहीं, ए और बी दोनों नहीं, बी और ए दोनों नहीं, ये डी वाला आंसर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये जो है संविधान के संदर्भ में उनके पास जब्ती का प्रावधान है, लोकपाल को भ्रष्टाचार। लोकपाल जो अधिनियम है, लोकपाल अधिनियम 2014 में आता है और संविधान कब बनता है? 1950 में पूरा होता है, ठीक है ना। ठीक है, वैसे ये संवैधानिक प्रावधान ही है, ठीक है। ये बहुत डिबेटेबल प्रश्न है। एक दृष्टिकोण से देखेंगे कि ये वैधानिक है कि संवैधानिक है, तो उस हिसाब से दोनों नहीं। और ये प्रश्न में काफ़ी डिबेट है, कंट्रोवर्शियल प्रश्न है, कंट्रोवर्सीज में नहीं पढ़ेंगे, सीधे साधे प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। अब ऑप्शन ए और बी ही है, ऑप्शन ए और बी है, तो यार बी और सी कहाँ से आ रहा है, ठीक है। संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है ना। तो भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन है? भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये हो जाएगा। भारत की राजकीय भाषा है हिंदी और अंग्रेजी, ऑफिशियल। ऑफिशियल, ऑफिशियल का मतलब नेशनल नहीं होता, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है ना। तो ए हो गया, इसमें से कोई भी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है ना, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजकीय भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। 44वां, यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार के उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है।
अभी अंग्रेजी वाला इसका जो पढ़ेंगे अगर प्रश्न तब समझ पे आएगा। अभी यही बात उठ रही है कि कहना क्या चाहते हो प्रश्न तुम, ठीक है ना। इसका उत्तर बोला है यूनाइटेड किंगडम की संसद के भारत सरकार अधिनियम के बारे में कहा जाता है भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है, ठीक है ना। मॉन्टेफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। तो अंत को कहाँ दर्शा देगा, ठीक है। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, ठीक है ना। तो उत्तरदायी शासन, अब इतना हो कि हाँ भाई उत्तरदायी शासन देखते ही जिम्मेदार सरकार देखते 1919 का भारत शासन अधिनियम टिक कर दे तब तो सही है, ठीक है। अब इसका इंग्लिश वाला वर्जन पढ़ने पे ही समझ में आएगा कि कहना क्या चाहता है प्रश्न, ठीक है ना। तो कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ेंगे, सीधे सीधे उत्तरों को। किस सन में भारत राजतंत्र, 45 क्वेश्चन, किस सन की किस डेट को राजतंत्र को, भारत में राजतंत्र को समाप्त करने वाला और राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया था भारत, ठीक है ना। ये बन गया था 26 जनवरी 1950 को। इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी, ठीक है ना। यही है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। संप्रभुता के बाद भारत अपनी संप्रभुता के बाद क्या है, कॉमनवेल्थ की सदस्यता को जारी रखता है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या बोला था, भारतीय संसद को क्या बोला था, एक सहकारी संघ बोला था। भारतीय संघ को बोला था सहकारी संघ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ग्रैनविल ऑस्टिन का बार बार यूपीपीसीएस में भी कई बार पूछ चुका है। ग्रैनविल ऑस्टिन सहकारी संघ, सहकारी संघवाद की के टर्म को किसने दिया था, ग्रैनविल ऑस्टिन ने दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई है, ठीक है ना। तो यह है संसद की लाइब्रेरी में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक है ना। तो ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेफोर्ड रिफॉर्म, सारा आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 48 हो गया। अगला प्रश्न देखिए। किस डेट को वृषभ, चक्र, अश्व युक्त सारनाथ की सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ, ठीक है ना। तो ये वृषभ चक्र और ये जो है आपका क्या बोलते हैं, हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, ये कब जारी हुआ था हमारा, संभवतः 24 जनवरी। देखिए उत्तर क्या है 49 का। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है अशोक स्तंभ जो है ये राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है। 50 प्रश्न देखिए, 50 नंबर। भारत का संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है, ठीक है। संविधान से, संसद का संविधान ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का चुनाव अभी होने वाला है, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है ना। 67 का ए, इसके द्वारा उपराष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। तो अब उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 से फिर से होगा, सदनों की अवधि से संबंधित नहीं है, ठीक है। 50 संख्या, प्रश्न संख्या 50 प्रश्न करके हम समझेंगे, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी 51 नंबर प्रश्न से अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है।